Hello students, welcome to our channel UGT Academics for English. My name is Lapti Bhatia and today we are here to solve section B of Gala paper 2. वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि यहाँ सॉल्व किए गए आंसर्स के पीडीएफ आपको हमारे ऐप पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे और आगे के सारे गाला पेपर्स की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारी फर्स्ट फ्लाइट की सारी पोएम्स में से कोई एक पोएम का छोटा सा एक्सट्रैक्ट आएगा, एक स्टैंजा या दो स्टैंजाज आएंगे जिसमें से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने रहेंगे। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। He should be lurking in shadow, sliding through long grass, near the water hole where plump deer pass. He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. अब इस पोयम में से ये कौन सी पोयम है? सबसे पहले तो टाइगर इन जू। ओके, इसमें ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। लर्किंग मतलब धीरे धीरे टहलना। लर्किंग इन शैडो, शैडो मतलब कहीं छाए में जहां से वो दिखाई ना दे। कहाँ से नहीं दिखाई देगा? स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। लॉन्ग ग्रास जो टाइगर की, यहाँ पे ही जो है वो टाइगर को बोला जा रहा है, तो टाइगर की हाइट जितना या उससे भी थोड़े ऊंचे ऊंचे जो ग्रासेस होते हैं वहां से जब वो लर्क करेगा, वहां से जब वो वॉक करेगा तो वो प्लम्प डियर्स या कोई भी छोटे एनिमल्स को दिखाई नहीं देगा। नियर दी वाटर होल, कहाँ तक जाएगा? वाटर होल के पास तक जाएगा जहाँ पे प्लम्प, प्लम्प मतलब हेल्दी, अच्छा खासा। डियर पास, डियर बोल रहे कोई भी छोटे एनिमल्स हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डियर बोल रहे, डियर काफी फेवरेट रहता है ऐसे वाइल्ड एनिमल्स के लिए हंट करने को। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस। स्नार्लिंग का मतलब होता है गुर्राना। स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस, कौन से हाउसेस? जो जंगल्स एज पे आते हैं, जो जंगल और विलेज की बाउंड्री पे जो हाउसेस आते हैं वहां पे वो गुर्राता रहेगा अपने व्हाइट फैंग्स। फैंग्स मतलब जो नोकीले दांत होते हैं। व्हाइट फैंग्स, हिज क्लॉज, अपना पंजा दिखाएगा। टेरराइजिंग द विलेज, और क्यों करेगा वो ये सारी हरकतें? क्योंकि वो चाहता है कि वो जितना ज्यादा वाइल्ड है, वो जितना ज्यादा डेंजरस है, वो लोगों को वो चीज दिखाए। कौन? टाइगर। वो ये करना चाहता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट फ्रीडम फॉर द टाइगर इज एक्सपेक्टेड बाय द पोएट। पोएट क्या फ्रीडम चाहते हैं टाइगर के लिए? इस पोएम में वो क्या बोलना चाहते हैं? ऐसे तो देखा जाए तो ये पोएम में ऐसा है कि टाइगर एक्चुअल में जू में है, केज में बंद है, लेकिन पोएट ये बोल करके इमेजिन कर रहे हैं कि अगर तो वो केज के बदले केव में हो तो उसका क्या रिएक्शन रहेगा। मतलब जंगल में हो, गुफाओं में हो, अपने नेचुरल हैबिटेट में हो, तो वो इस तरीके का फ्रीडम एक्सपेक्ट करेगा या फिर वो इसी तरह की लाइफ जिएगा। फ्रीडम ऑफ अ वाइल्ड टाइगर इज एक्सपेक्टेड बाय द पोएट। पोएट ये चाहते हैं कि कोई वाइल्ड एनिमल है तो उसको वाइल्डली ही रहना चाहिए। द पोएट एक्सपेक्ट्स द टाइगर टू लिव अ लाइफ ऑफ एन एनिमल इन द फॉरेस्ट, लर्किंग इन द शैडोज, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रासेस फॉर हंटिंग के लिए। ठीक है, हम हमारे सारे पॉइंट्स कॉमा करके फ्रेजेस में डाल देंगे ताकि ज्यादा लेंदी आंसर ना हो और छोटी सी एक लाइन में हमारा पूरा आंसर कंटेंट वाइज कंप्लीट हो जाए। एक्सप्लेन टेरराइजिंग द विलेज। टेरराइजिंग द विलेज क्यों बोला है यहाँ पे? बेरिंग हिज वाइट फैंग्स, हिज क्लॉज, टेरराइजिंग द विलेज। वो वहाँ हाउसेस में जो लोग हैं उनको डराना चाहते हैं कि यहाँ पर एक टाइगर है तो थोड़ा बच के रहना। द टर्म टेरराइजिंग द विलेज मीन्स द फियर क्रिएटेड बाय अ टाइगर इन द विलेजर्स माइंड। लोगों के दिलों में, दिमाग में, फ्रॉम द जंगल्स एज, जंगल के कोने से ही वो इतना डर फैला देता है कि कोई भी जंगल में आके उनका लाइफ डिस्टर्ब ना कर सके, ह्यूमंस। द टाइगर शोज हिज टीथ एंड क्लॉज टू टेरराइज या स्केयर द पीपल, people of village. Okay, why is the tiger lurking in the shadows near the water hole? वो water hole के पास क्यों lurk कर रहा है टाइगर? हंटिंग के लिए, हमने पढ़ा ना। The tiger is lurking in the shadows near the water hole to hunt plump deer who drinks water over there. He lurks in the grass to stay hidden until it comes closer to the prey. जैसे ही वो अपने प्रे से इतना क्लोज होता है, प्रे मतलब अपना शिकार, जब भी वो अपने जिस एनिमल को हंट करने के लिए जा रहा है उससे बिल्कुल करीब आ जाता है, तब वो सीधा जाके हंट करता है, जंप करता है और अटैक कर लेता है। तब तक वो बस लर्क करता रहता है कोई भी ऐसी जगह पे जहां से वो दिखाई ना दे। चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिलेक्ट द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ऑप्शंस गिवन बिलो, ऑलरेडी फिगर ऑफ स्पीच एक बहुत इजी क्वेश्चन होता है, उसमें भी आपको 4 ऑप्शंस दे दिए गए। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, सीन पोएम में से ही आता है, डस्ट ऑफ स्नो का ही क्वेश्चन है। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। ऑप्शन है हमारे सिमिली, जिसका मतलब होता है कोई डायरेक्ट कंपैरिजन, सिनेक्डॉग, जिसका मतलब होता है कोई होल
प्रेजेंटेशन के बदले एक पार्ट ले लिया है जो पूरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे इसमें हार्ट। अपोस्ट्रोफी मतलब कोई डेड या जो यहाँ पर नहीं है, एब्सेंट, उस तरीके के पर्सन को या किसी भी सब्जेक्ट को कॉल करना, एड्रेस करना। और टॉटोलॉजी होते हैं जैसे सेम तरीके के दो वर्ड्स साथ में बोलना, जिनमें दो की जरूरत नहीं है बट स्टिल दोनों को यूज किया गया है। इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा सिनेक्डॉक। नेक्स्ट, ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन। लैप एंड लैप अगेन ये हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स में से पूछा गया है। एलिटरेशन, पर्सोनिफिकेशन, रिपीटेशन और बोथ ए एंड बी, एलिटरेशन एंड रिपीटेशन। तो लैप और लैप दो बार यूज किया गया है तो रिपीटेशन हो रहा है, एंड अगेन एल और ए की वजह से यहाँ पे एलिटरेशन भी हो रहा है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें हमको पूछे तो 5 होंगे लेकिन हमको एनी 3 ऑप्ट करने रहेंगे। अब ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट कैसे करेंगे, तो आपको पहले 2 लाइन का, एक सेंटेंस या 2 सेंटेंस का तो आपको इंट्रोडक्शन लिखना रहेगा और फिर बाकी का हमारा आंसर आएगा, ठीक है। What message does William Butler Yeats want to convey through the poem for Anne Gregory? अच्छा, इस पोएम में For Anne Gregory is a poem about true love and inner beauty। जो गर्ल है एन ग्रेगरी वो आर्ग्यू कर रही है कि मुझे इनर ब्यूटी के लिए जो पसंद करे, जो मेरे कैरेक्टर के लिए पसंद करे, ऐसा एक बॉय चाहिए। और जो पोएट है वो बोल रहे कि कोई भी तुमको उस चीज के लिए कभी भी पसंद नहीं करेगा, वो सिर्फ तुम्हारे गुड लुक्स के लिए तुम्हें पसंद करेगा। द पोएम कंसिस्ट्स ऑफ एन आर्ग्यूमेंट बिटवीन एन ग्रेगरी एंड वन ऑफ हर एडमायरर्स, जो हम कंसिडर करते हैं कि शायद पोएट ही हैं, about how most people love someone basis on their appearance and good looks, कि वो इस चीज के ऊपर आर्ग्यू कर रहे हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि विलियम बटलर ईट्स जो है वो क्या मैसेज कन्वे कर रहे हैं इस पोएम के थ्रू एन ग्रेगरी के लिए या एन ग्रेगरी जैसी और गर्ल्स के लिए। वो ये कन्वे कर रहे हैं थ्रू दिस पोएम अबाउट पीपल लाइक एन ग्रेगरी हु वांट टू बी लव्ड। कौन से लोग? हु वांट टू बी लव्ड फॉर देयर इनर ब्यूटी, बट ओनली गॉड कैन डू सो। लेकिन सिर्फ गॉड है जो हमको हमारे इनर ब्यूटी, हमारे कैरेक्टर के लिए पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हीं ने हमको बनाया है अलग अलग। द फोकस मूव्स ऑन द पॉइंट वेयर इट इज बिलीव्ड दैट पीपल विल लव समवन फॉर देयर टेम्पररी एक्सटर्नल ब्यूटी ओनली। टेम्पररी एक्सटर्नल ब्यूटी का क्या मतलब है? जैसे पोएम में भी अगर आपको याद हो तो एक आर्ग्यूमेंट रखा गया था कि तुम्हारे येलो हेयर के लिए सब पसंद कर रहे हैं, जिसपे एन ग्रेगरी ने ये एक्सक्यूज दिया था कि हेयर कलर तो चेंज हो सकता है, मैं खुद भी हेयर कलर करवा सकती हूँ, या फिर किसी भी और रीजन से जैसे एज या डिसीज या एनी रीजंस कैन चेंज माय हेयर कलर एंड ऑल्सो गुड लुक्स, ठीक है। तो उस चीज के, जो चीज ही टेम्पररी है, उसके बेसिस पे मुझे परमानेंट लव कैसे मिलेगा? ये आर्ग्यूमेंट इस पोएम में बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द फॉग एज इफ इट वर अ लिविंग बीइंग? एज इफ इट वर अ लिविंग बीइंग, फॉग को लिविंग बीइंग में किसके साथ कंपेयर किया गया है? हमने पोएम पढ़ी है, फॉग को कैट के साथ कंपेयर किया गया है। क्यों? उसके छुप छुप के आने की रीजन की वजह से। Fog is a very short poem written by Carl Sandburg that vividly describes the comparison of a fog to a cat. The poet has used metaphor. Metaphor मतलब बिना बोले ही उनने वो comparison कर लिया है। और फर्स्ट लाइन में ही the fog comes on little cat feet, है ना? तो इसी लाइन में पता चल जाता है कि वो कैट फीट पे फॉग कैसे आ सकता है। फॉग के थोड़ी कैट फीट होते हैं, पर यहाँ पे ये जो चीज हो रही है ये मेटाफर कहलाता है। टू इवोक द मिस्ट्री एंड मैजिक ऑफ नेचर एज अ होल, नेचर को पकड़ करके उनने ये पूरी पोएम जो है वो लिखी है। The poet describes the fog as a cat as if it were a living being by comparing to cat as it walks on silent feet. Cat walks on silent feet, sneaking its arrival. Sneaking मतलब अपना आना छुपाते हुए, लोगों को पता नहीं चलता कैट कब दबे पांव चली आ रही है। Which is similar to the fog's arrival over the city and harbor. Fog का arrival कहाँ होता है? Over the city and harbor in the sky. Sky में उसका अराइवल होता है, नीचे क्या होता है? सिटी होता है या फिर हार्बर होता है। हार्बर एक टाइप का वाटर बॉडी है, एक एरिया है। द कंपेरिजन मेक्स द फॉग सीम मिस्टीरियस। मिस्टीरियस मतलब रहस्यमय, ठीक है। एंड अननोएबल इन एन इमेजिनरी वे। इमेजिनरी वे मतलब जो रीडर को सोचने पे मजबूर कर दे कि ये क्या लिखा है पोएम में। फॉग को कैट क्यों बोला गया है? क्योंकि कैट भी दबे पांव आती है, कुछ देर ठहरती है और फिर दबे पांव चली जाती है। सिमिलरली फॉग भी ऐसा ही होता है। फॉग जब आता है तो हमें पता चलता है जरूर कि वो पहले यहाँ था, अब हमको इस तरफ दिखाई दे रहा है, लेकिन हम कभी भी नोटिस नहीं कर पाते दैट इट इज मूविंग। इट कम्स वेरी स्नीकीली, वो बहुत स्नीकी मैनर में आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन is describe the fight between the dragon and the pirate. The dragon and the pirate. ठीक है, इसका हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे. दिस इज अ बैलेड पोयम. बैलेड पोयम मतलब एक पूरा सॉन्ग होता है, एक स्टोरी ही होती है एक तरह से, लेकिन जिसको पोएटिक वे में लिखा जाता है, जिसमें अ यंग चाइल्ड इमेजिनेटिव प्ले बताया जा रहा है. कौन है ये यंग चाइल्ड? बेलिंडा. बेलिंडा का इमेजिनेटिव प्ले बताया जा रहा है. The child owns a toy house with pet animals where a coward dragon is being teased by domestic animals, but the dragon, being naturally fierce, protects his family. इसमें क्या बता रहे हैं पोयम में कि बेलिंडा जो है उसका एक टॉय हाउस है जिसमें वो बहुत सारे टॉय एनिमल्स को लेकर के बैठी है. उसका एक छोटा सा व्हाइट हाउस है जिसमें वो घर घर खेल रही है. अब इसमें वो स्किट खेलती है कि ड्रैगन जो नेचुरली फियर्स होता है उसको वो कावर्ड बना रही है, और जो छोटे छोटे एनिमल्स है, डोमेस्टिक एनिमल्स है, उनको वो वाइल्ड तरीके से शो कर रही है. लेकिन जब उसके प्ले में एक पायरेट आ जाता है तब वो ये दिखाती है कि ड्रैगन जो नेचुरली फियर्स है वो अपनी फैमिली को बचा लेता है, और जो छोटे एनिमल्स है जो नेचुरली बिल्कुल डोमेस्टिक टाइप या पेट एनिमल्स के जैसे हैं, वो जो सिर्फ अपनी बोस्टिंग करते रहते हैं पावर्स की, वो उस टाइम पे छुप के भाग जाता है. और ड्रैगन जो है वो नेचुरली कितना स्ट्रॉन्ग और डेंजरस हो सकता है वो अपने प्ले में दिखा रही है. अब हमको क्वेश्चन में पूछा है कि ड्रैगन और पायरेट की फाइट बताओ. In the poem, a pirate breaks into Belinda's house when all the brave animals get scared but the presumed coward dragon. Presumed coward dragon मतलब जिसको माना जाता है कि वो कावर्ड ही है. क्यों? क्योंकि वो अपने नाइस सेफ केज के लिए क्राई करता रहता है. Face the pirate with two pistols. किसको फेस किया? Pirate with two pistols fearlessly. किसको फेस किया? पायरेट जिसके पास दो पिस्टल्स थी, दोनों पिस्टल्स में से बुलेट फायर हो रही थी, उसको उसने फियरलेसली, बिना डरे, वो हर वक्त डरता रहता था घर में, दूसरे एनिमल्स उसको टीज करते थे, लेकिन यहाँ पे जब फैमिली की बात आई तो उसने फियरलेसली पायरेट को खत्म कर दिया. किस तरह से हमको बोलना है फाइट कैसी थी? रोरिंग लाइक एन इंजन द ड्रैगन ईट्स अप द होल पायरेट प्रोटेक्टिंग हिज फैमिली. द ड्रैगन ईट्स अप द होल पायरेट प्रोटेक्टिंग हिज फैमिली. किस तरीके से? रोरिंग लाइक एन इंजन, इंजन की तरह गुर्राते हुए वो वहां से निकला और पायरेट को खत्म कर दिया. Our next question is the forest that was empty. What would happen if the forest remains empty? पोएम का लाइन है the forest that was empty all these days, है ना, will be full of trees in the morning. तो ट्रीज पोएम में से ये लिया हुआ है. अब एड्रिन रिच ने ट्रीज पोएम क्यों लिखी है? It is a metaphor. It is a metaphor which compares the trees to women and raise a conflict between how humans harm nature by their selfish needs. अब ट्रीज पोयम में डायरेक्ट मीनिंग निकालने जाए तो यही पता चलता है कि ह्यूमंस अपनी पसंद के लिए ट्रीज को हार्म कर रहे हैं. ठीक है, अपने पसंद से उनको घर में बंद करके रखते हैं, जबकि ट्रीज होने चाहिए फॉरेस्ट में. फॉरेस्ट से तो ट्रीज ही कट हुए जा रहे हैं, और फिर घर में छोटा सा प्लांट लगा देते हैं, या फिर एक बड़ा ट्री घर के आंगन में लगा देते हैं, और फॉरेस्ट धीरे धीरे घर बनाने के लिए और दूसरे सब वुड की नीड्स के लिए खत्म करते जा रहे हैं. और उस चीज को कंपेयर किया गया है वुमेन से, कि वुमेन जो खुद के लिए स्टैंड ले सकती है, जो स्ट्रांग हो सकती है, लाइक अ टॉल ओक ट्री, उनको घर में कैद किया जाता है ताकि घर का काम वो सही से कर सके. जबकि जब वुमेन बाहर चली जाती है, द स्मेल स्टिल कम्स टू होम, ऐसा एक लाइन है पोएम में. तो वो उससे क्या पता चलता है कि वुमेन बाहर काम करने के बाद भी घर तो संभाल सकती हैं. हमारा क्वेश्चन है कि क्या होगा अगर फॉरेस्ट एम्प्टी रह जाए, अगर ट्रीज ना हो फॉरेस्ट में. इफ द फॉरेस्ट रिमेन एम्प्टी द बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स बिकम शेल्टरलेस. ना बर्ड्स को घर मिलेगा, ना इंसेक्ट्स को, ना स्मॉल एनिमल्स को. द सन्स रेज डू नॉट हैव द ट्री ट्रंक्स एंड लीव्स टू फॉल अपॉन एंड रीच द अर्थ. अब उसमें एक लाइन है, नो सन बरी इट्स फीट. नो सन बरी इट्स फीट. तो सन की फीट नहीं होती है. ये लाइन का क्या मतलब है कि जो ट्री ट्रंक्स होते हैं, बहुत सारी ब्रांचेस होती है, लीव्स होते हैं, तो उसकी वजह से ग्राउंड पे जब हम खड़े हैं कोई ट्री के नीचे, तो पतली पतली सन की रेज आएगी, सनलाइट की सिर्फ रेज आएंगी. तो उसको इस तरीके से बोल रहे हैं कि वो अपने फीट को अर्थ में बरी नहीं कर पाएगा, मतलब फीट की तरह ऐसे थिन रेज में सनलाइट जो है वो अर्थ तक नहीं पहुंच पाएगी. इसको हम लिखेंगे सन रेज डू नॉट हैव द ट्री ट्रंक्स एंड लीव्स टू फॉल अपॉन एंड रीच द अर्थ. सनलाइट अर्थ तक नहीं पहुंच पाएगी, उस तरीके से वो डायरेक्ट आएगी. The empty forest symbolizes how cruel human behavior have destructed or destroyed the natural habitat which no longer support life. इस तरीके का हैबिटेट जो अब लाइफ ही सपोर्ट नहीं करता, ट्रीज नहीं रहेंगे, ऑक्सीजन नहीं रोटेट होगा, वाटर सनलाइट सब रोटेट नहीं होगा,
तो अर्थ का लाइफ सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो हमको बोला है कि किस तरीके से ह्यूमन बिहेवियर, जो बुरी तरीके से ह्यूमन सिर्फ अपनी सेल्फिश नीड्स की वजह से नेचुरल हैबिटेट को डिस्टर्ब करें, उसकी वजह से लाइफ ही खत्म हो जाएगी एक दिन अर्थ पे से। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप 10th GSEB में हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है वॉरियर बैच। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे 2 सब्जेक्ट, मैथ्स और सोशल साइंस। इसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा लाइव लेक्चर्स, उसके साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे और आप हमको ऐप में मैसेज करके अपने डाउट्स कभी भी क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा गाला पेपर सॉल्यूशन, दोनों ही सब्जेक्ट के गाला पेपर वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा और आपको सॉल्यूशन की PDF भी मिल जाएगी। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्रॉम 2022 टू 2025, इसका भी वीडियो सॉल्यूशन प्लस सॉल्यूशन की PDF भी आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव्स, दोनों ही सब्जेक्ट के IMP क्वेश्चंस चैप्टर वाइज और IMP ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे आपको। देन टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज सॉल्यूशन सोशल साइंस, मैथ्स की जो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है उसका तो आपको यूट्यूब पर मिल ही रहा है, लेकिन सोशल साइंस में भी जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन भी आपको ऐप में मिल जाएगा। चैप्टर्स वाइज हैंड रिटन नोट, सोशल साइंस में जो सारे चैप्टर्स हैं उन सबके हैंड रिटन नोट्स की PDF आपको मिल जाएगी। इंट्रोडक्शन प्लस एक्सरसाइज सॉल्यूशन PDF, मैथ्स में आपको जितने भी चैप्टर्स हैं उनका इंट्रोडक्शन और सारे एक्सरसाइज की सॉल्यूशन की PDF, ये सारी चीजें हम हमारे ऐप में प्रोवाइड करेंगे आपको। हमारे ऐप का नाम है UGT, जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और अगर आप ऐप स्टोर से डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका नाम है माई इंस्टीट्यूट। तो आज ही हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोर्स परचेज कीजिए। ऑल द बेस्ट। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। डू यू कंसिडर अमांडाज मदर टू बी नैगिंग मदर? क्या आपको लगता है अमांडा की मदर नैग करती है? मतलब उनको हम ये बोलेंगे कि ये बुरी बात है बच्चों को इस तरह नैग करना? अगर आपका आंसर येस है तो आप उसके रिगार्डिंग एक्सप्लेनेशन करेंगे। अगर आपको लगता है नो इट इज अ कंसर्न, तो फिर आप उसके रिगार्डिंग एक्सप्लेनेशन करेंगे। दोनों ही आंसर्स करेक्ट होते हैं। बच्चे काफी बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब प्रोफेशनली अगर देखने जाए फॉर्मल लैंग्वेज में तो सही क्या रहेगा, हम हमारी सोच नहीं डाल सकते। ऐसा नहीं है, आप कोई भी आंसर लिख सकते हैं। आप येस पे भी लिख सकते हैं, नो पे भी लिख सकते हैं। बस ये बात है कि आपका आंसर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। येस तो उसके रिगार्डिंग आपके पॉइंट्स होने चाहिए, नो तो उसके फेवर में आपके पॉइंट्स होने चाहिए। मेरा जो आंसर है वो मैंने डिप्लोमेटिक तरीके से लिखा है कि ना वो येस है ना वो नो है। पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। रॉबिन क्लेन हैज इनक्रेडिबली एक्सप्रेस्ड द चाइल्डहुड इनोसेंस, अमांडा की इनोसेंस एंड दी चैलेंजेस फेस्ड बाय चिल्ड्रन। ऐसे चैलेंजेस जो बच्चों को देखने पड़ते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते अपनी उस कैरेक्टरिस्टिक के लिए, लेकिन उनको उनके बड़े या आसपास वाले फ्रेंड्स, फैमिली, टीचर्स उनको कुछ ना कुछ बताते रहते हैं, टोकते रहते हैं, और उनको ये लगता है कि ये चीज मेरे कंट्रोल में नहीं है। आई कैन नॉट स्टॉप दैट। द पोएम कंप्राइजेस ऑफ अ लिटिल गर्ल whose mother imposes rules and ethics on her to behave as a good human of society. इस पोएम में अमांडा है, उसकी मदर है जो उसको नैग कर रही है। उसकी मदर उसको रूल्स और एथिक्स सिखा रही है, किस तरह गर्ल्स बिहेव करती है, डेलिकेसी होती है, किस तरह गर्ल्स की गुड लुक्स एनहांस होते हैं। ये सारी बातें बता रही है कि जिसमें एक गुड ह्यूमन जो होता है सोसाइटी का, एक अच्छा बच्चा या एक अच्छी गर्ल जो होती है सोसाइटी में, जिसको अच्छी गर्ल माना जाता है, वो किस तरह से रहती है। Our answer will be the poem Amanda has a contrast between a little girl's thoughts in the middle of her mother's constant nagging. उसको क्या लगता है कि मम्मा नैग कर रही है, उसके बीच में उसके पर्सनली अलग इमेजिनेशंस चल रहे हैं। कभी वो खुद को मरमेड देख रही है, कभी ऑर्फन देख रही है, कभी रैपुंजल देख रही है, जिसमें वो लोनली है, उसे अकेले रहना है। क्यों? क्योंकि उसको उसकी मदर की टोकटाक नैगिंग लग रही है। इन हर अर्ली ईयर्स ऑफ टीनेज, जब वो नए नए टीनेज में आते हैं तो अमांडा की मदर कंसर्न दिखा रही है उसकी क्लीनलीनेस के लिए, उसके बिहेवियरल एटीट्यूड के लिए और उसके एक्ने, उसके स्किन इश्यूज के लिए, जो हर मदर दिखाती है। गर्ल्स हो बॉयज हो, सबकी मदर ये 3 चीजों के लिए या और भी कुछ चीजों के लिए बच्चों को बताती है, कंसर्न दिखाती है। हर कॉन्स्टेंट इंस्ट्रक्शंस सीम एज नैगिंग टू द चाइल्ड वेयर शी फील्स गुड इमेजिनिंग हरसेल्फ एज अ फ्री लोनली कैरेक्टर। ये जो पॉइंट है आपके आंसर में, अगर आप यस लिख रहे हैं, अगर आप नो लिख रहे हैं या फिर आप डिप्लोमेटिक लिख रहे हैं, ये पॉइंट आपके आंसर में होना चाहिए। हर कांस्टेंट इंस्ट्रक्शंस, उनकी कांस्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो बता रही है बच्चे को ताकि उससे कोई गड़बड़ ना हो जाए। वो पहले से बच्चे को सब कुछ बताना चाहती है, डिस्क्लेमर देना चाहती है। सीम एज नैगिंग टू द चाइल्ड,
बच्चे को वो नैगिंग लग रही है कि ये हर बात में सिर्फ बुरा ही बोल रहे हैं, हर बात में सिर्फ नैगिंग ही हो रही है। वेयर शी फील्स गुड, जहाँ पे उसको क्या अच्छा लग रहा है कि मैं अकेली होती तो कितना बेटर रहता, कोई नहीं टोकता। इमेजिनिंग हरसेल्फ एज अ फ्री लोनली कैरेक्टर, वो खुद को फ्री देखना चाहती है, वो अकेले रहना चाहती है। ये सारी बातें उसके माइंड में इमेजिन हो रही है कि अगर मुझे कोई टोकने वाले पेरेंट्स ना हो, मैं अकेली ही हूँ, अनाथ हो, रैपंजल की तरह हो या मरमेड की तरह सी में हो, तो कोई भी किसी भी चीज के लिए फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी मेरे पास और कोई टोक टाक नहीं रहेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। अब जो दो पैसेज आएंगे आपको वो आपकी सप्लीमेंट्री रीडर में से आएंगे, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक में से आएंगे। जैसे फर्स्ट वाला हमारे फर्स्ट लेसन का है, द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी में से, मिसेस पंफ्रे हेसन टू एक्सप्लेन ही वाज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट। वो एकदम से बोलने लगी, एक्सप्लेनेशंस देने लगी कि वो इतना लिस्टलेस लगता था, कुछ काम नहीं करता था, कोई एक्टिविटी नहीं थी, ऐसा लगता था जैसे ट्रिकी में एनर्जी ही नहीं है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। मैडम को क्या लगा कि शायद ट्रिकी जो है वो माल न्यूट्री, वो बहुत ज्यादा फूड उनको ओवरफेड करती थी, फिर भी उनको लगा कि शायद माल न्यूट्रिशन है, इसीलिए वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा देने लग गई, जो डॉक्टर ने डाइट बताया था उससे थोड़ा ज्यादा। क्या क्या देने लग गई? सम माल्ट, कॉड लिवर ऑयल एंड अ बोल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू गिव हिम बेटर स्लीप। नथिंग मच रियली। वो बोल रही है कि आपका डाइट तो मैं उसको दे रही थी, उसके बाद मैं ये सब चीजें जो कि अनहेल्दी होती है डॉग्स के लिए, बोल रही हैं कि ये सारी चीजें देती थी, ज्यादा कुछ नहीं देती थी। और क्यों देती थी? टू बिल्ड हिम अप। एक रिच मिस्ट्रेस है मिसेस पंफ्रे, वो अपने डॉग को इस तरीके से ओवरफीड करके अनहेल्दी चीजें दे रही है। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू? डॉक्टर ने, हैरियट ने उनको ये पूछा कि मैंने आपको बोला था स्वीट्स कट डाउन करने के लिए, क्या आपने किए? टू विच शी डिड, आई डिड फॉर अ बिट, कुछ वक्त के लिए मैंने किया था, बट ही सीम्ड टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेट, कि फिर मैंने वो चीज भी छोड़ दी। आई डिड नॉट कंट्रोल। ही डज लव क्रीम केक्स, उसको क्रीम केक्स बहुत पसंद आते हैं और चॉकलेट्स भी पसंद आती हैं, जो चीजें डॉग्स के लिए अनहेल्दी रहती है। आई कांट बेयर टू रिफ्यूज हिम, वो बोली कि मैं उसको मना नहीं कर सकती, ट्रिकी को मैं इतना ज्यादा पसंद करती हूँ, वो मेरा पेट है, मैं उसको मना नहीं कर सकती। हमारे क्वेश्चंस हैं, व्हाट वाज ट्रिकी सफरिंग फ्रॉम, ट्रिकी किस चीज से सफर कर रहा था? तो ट्रिकी हैवी वेट से सफर कर रहा था, लेकिन मैडम को क्या लगा? माल न्यूट्रिशन। ट्रिकी was suffering from heavy weight while Mrs. Pumphrey's unhealthy food made him malnutrition. वो खा बहुत ज्यादा रहा था, लेकिन न्यूट्रिशन वाला कोई भी फूड उसके पास नहीं था। इवन आफ्टर बल्किंग ईटिंग, बल्कि ईटिंग के बाद भी अनहेल्दी फूड की वजह से वो रह गया माल न्यूट्रिशन। ठीक है, दिस विल बी आवर आंसर। व्हाट वाज डिफिकल्ट फॉर मिसेस पंफ्रे? Refusing Tricky to eat his favorite dishes was difficult for Mrs. Pumphrey. Mrs. Pumphrey के लिए क्या difficult था? ट्रिकी को खाना देने से मना करना उनके लिए difficult हो गया था। I have been giving him some little extras. ये some little extras क्या है यहाँ पे? Were given to Tricky. Okay, Mrs. Pumphrey gave some malt, cod liver oil and a bowl of Horlicks as some little extras to build him up अपार्ट फ्रॉम द डॉक्टर्स डाइट। डॉक्टर के डाइट के बाद ये तीन चीजें उनको सम लिटिल एक्स्ट्रास में दी गई थी। ओके, आई होप ये आंसर्स आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग पैसेज। अगेन दूसरा क्वेश्चन आया है हमारा, दूसरा पैसेज है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में से। कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड सो दैट हिज गन स्टिल कवर्ड द फैट मैन एंड हिज गेस्ट, द मैन एट द विंडो grasped the frame with his free hand to support himself. Then he swung his other leg up and over the windowsill. कौन से लेसन का लग रहा है ये? मिडनाइट विजिटर। मिडनाइट विजिटर जिसमें ऑसेबल, मैक्स और फाउलर है ना, ये दोनों एजेंट्स हैं, और फाउलर जो है वो एक राइटर है जो ऑसेबल का इंटरव्यू लेने के लिए आया है। तो कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड, ये हिज कौन है? मैक्स, ठीक है, जो गन के साथ आया है। फैटमैन कौन है? ऑसेबल, और हिज गेस्ट फाउलर। द मैन एट द विंडो ग्रास्प द विंडो फ्रेम, उसने ऐसे पकड़ के रखा और फिर एक एक पैर करके वो ऊपर विंडो सिल पे चढ़ा। द डोर नॉब टर्न्ड, और बाहर से जो आ रहा था एक और पर्सन, वो धीरे से दरवाजा खोला। स्विफ्टली मैक्स पुश्ड हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सिल एंड ड्रॉप टू द बालकनी, और उसने बिना देखे पीछे की तरफ जंप लगाया। एंड देन एज ही ड्रॉप्ड ही स्क्रीम्ड वंस श्रिली, जोर से चीखा। द डोर ओपन्ड एंड अ वेटर स्टूड देयर, बाहर से कौन आया था? वेटर विथ अ ट्रे एंड अ बॉटल, क्या लेकर के आया था? अ ट्रे, अ बॉटल एंड 2 glasses. Here is the drink you ordered for when you returned, he said. वो वेटर ने क्या बोला कि आप जब वापस आए थे आपने ऑर्डर प्लेस किया था, ये वो लेकर आया हूँ मैं।
एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल, डेफ्टली अनकॉक्ड, उसने ऐसे बॉटल ओपन करी और रूम से निकल गया। White faced Fowler stared after him, but he stammered, "The police." उसको क्या लग रहा था कि शायद पुलिस आने वाली है, but we know the story, it was Henry, the waiter. ठीक है, okay. Why did Max scream shrilly? Max ने इतना चीख के क्यों आवाज करी? यहाँ पे लिखा है ना, he screamed once shrilly. जैसे ही गिरा उसने क्यों आवाज निकाली? Max screamed shrilly because he jumped assuming the balcony without checking that there was no balcony. वहां पे ऑसिबल ने उसको ट्रैप कर दिया था ये बोल करके, अच्छी स्टोरी सुना करके कि विंडो के नीचे बाजू के रूम से एक्सटेंड होती हुई एक बालकनी। मैक्स ने देखा नहीं और मैक्स जो है पीछे की तरफ उल्टे पैर गिर गया, जिसमें वो सीधा 6th फ्लोर से नीचे गया था और उसकी वजह से उसकी श्रिल आवाज आई थी। देयर वॉज नो बालकनी बट ही अज्यूम्ड दैट देयर इज अ बालकनी। ठीक है, वॉज ऑसिबल एक्सपेक्टिंग द पुलिस? क्या ऑसिबल पुलिस को एक्सपेक्ट कर रहा था? नहीं, ये भी उसने बनाए करके ट्रैप करने के लिए ये बात बोली थी, झूठी बात बोली थी। फाउलर को ऐसे लग गया और मैक्स को भी ऐसा लगा कि शायद पुलिस आ रही है। But Ossible was not expecting the police, but Henry, the waiter, whom he had given order. Order of what? The drink. ठीक है, तो इसी के साथ हमारा सेक्शन बी जो है वो खत्म होता है। आई होप आपको सारे आंसर्स बहुत इजी लगे हों, और आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वी विल बी अवेलेबल फॉर यू टू आंसर। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम।